अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी। पीटीआई ने अपना दूसरा मौका अख्तियार किया है तो ये उनका हक है, उनका राइट है। कल तो सरदार सरफराज ही कह रहे थे कि अब कोई बारिश नहीं है। वो गलतफहमी तो नहीं होगी महकमे मौसमियात को। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मेहरबानी का हफ्ता मनाया जा रहा है काफी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अच्छी बात, कोट ऑफ द डे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि दोस्त बनाने से पहले कभी किसी का चेहरा नहीं देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक में दवा होती। इमाम गज़ाली अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं कि अगर दुनिया में ईमान के बाद कोई चीज़ ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी। बहुत अच्छी बात है, वाकई में अच्छा दोस्त आपको अच्छी नसीहत देगा, खुशी में आपके खुश होगा, अगर आप परेशान होंगे तो आपको कंसोल करेगा। तो वाकई किसी नेमत से कम नहीं है कि आपका दोस्त जो है वो अच्छा होना चाहिए और आपके साथ वफादार होना चाहिए। ये बड़ी बाज़ुकात तुम ये कहते हैं मुदस्सिर कि रिश्तेदारों से अच्छे दोस्त होते हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं कि दोस्त जो हैं वो सबसे पहले खड़े होते हैं, रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों। आपके वफा का वफा का रास्ता होना चाहिए, वफा का साथ होना चाहिए। वो किसी तरह से भी हो सकता है, खून के रिश्ते भी और एहसास के रिश्ते भी, दोनों तरह आपके साथ भी हो सकते हैं और आपसे दूर भी हो सकते हैं। इसी अच्छी बात के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हैशटैग PSL एंथम जो है ये ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि PSL का गाना आते ही छा गया है। इसके बाद दूसरा जो हैशटैग है वो है नसीम शाह। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह भी ट्रेंड में शामिल हैं और सोशल मीडिया एक्स पर सारिफीन नसीम शाह को सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर आज अपनी 21वीं सालगिरह मना रहे हैं और माशाल्लाह देखें कितनी छोटी एज में इनको इतना फेम मिल गया है कि सभी जानते हैं नसीम शाह को। उर्वशी के साथ भी इनके काफ़ी चर्चे हुए हैं, तो लिहाजा हमारी तरफ से भी उनको सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद और ऐसी ढेर सारी सालगिरहें मनाते रहें, मुल्क के लिए जो है फ़ख्र का बायस बने रहें। तो 21वीं सालगिरह नसीम शाह को बहुत बहुत मुबारक। और अब बड़ी खबर की जानिब बढ़ें, क्योंकि बड़ी खबरों में बड़ी बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबरें और बड़ी खबर में शामिल करते हैं कि हुकूमत साजी की कहानी में ट्विस्ट आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद के बजाय अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। मियाँ साहब को भी साथ आने की दावत। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के जमात इस्लामी से मामला तय न हो सके, आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम। निगरां हुकूमत ने जाते हुए अवाम पर एक और महंगाई बॉम्ब गिरा दिया। गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी दे दी। कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म। महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है। जी आयानू सोनिया के बड़े पर्दे पर आते ही शायकीन में चर्चे। इमरान अब्बास की पहली पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म है। भारतीय अदाकारा और पाकिस्तानी स्टार आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। और पाकिस्तानी दस्तावेजी फिल्म जामन का दरख्त कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल गई। फिल्म की कहानी ख़वातीन पर इस्तेसाल पर मबनी है। अदाकार अदनान सिद्दीकी के किरदार ने फिल्म में जान डाल दी। फिल्म के डायरेक्टर से उनकी कामयाबी की कहानी जानेंगे। तो जनाब, अब पाकिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से मामला जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगली हुकूमत साजी के लिए नवाज लीग और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों ने मिसाक मफाहमत कर लिया है। आसिफ जरदारी ने PTI को भी इस अमल में शिरकत की दावत दी थी, जिसे PTI ने मुस्तरद किया। मिसाक मफाहमत के नतीजे में किसको क्या मिलेगा, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के इस वक्त लियाकत बलोच साहब हमारे साथ हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो लियाकत साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों के मामलात रवाबित चल रहे हैं, किस नहज पर पहुँचे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, 8 फरवरी के इंतखाब के बाद ये सूरत हाल सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता एक बड़ी तादाद में आज़ाद लोग जीते और जिन्हें इलेक्शन ज़ाब्तों के मुताबिक किसी पार्टी में शरीक होना ज़रूरी है। इसी हवाले से PTI की क़यादत ने जमात इस्लामी के साथ राब्ता कायम किया था कि हम मजमूई तौर पर इस इंतखाब की जो जालीपन है, धांधली है और मुदाखलत है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नताइज बदले हैं और इसके साथ साथ जो है कि जमात इस्लामी के प्लेटफार्म के ज़रिए आज़ाद अफराद की प्रोटेक्शन हो, तो जमात इस्लामी ने इसको वेलकम किया और हमने कहा कि भी हमारी ये पूरी फैसिलिटेशन और सहूलत जो है कि ये गैर मशरूत है, इसमें हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और PTI जो है कि अपने आज़ाद अरकान को जमात में शामिल करना चाहती है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट मौजूद है और उसके मुताबिक तमाम चीज़ों को तय किया जा सकता है। लेकिन आखिरी मरहले पर PTI ने ये तजवीज़ की कि भाई हम सिर्फ़ KP की हद तक जमात इस्लामी के साथ तय करेंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो जमात इस्लामी का चैप्टर है और मजमूई तौर पर जो हमारी मुशावरत थी कि भी हम तो एक कौमी सतह पर एक बेहतर चीज़ तय करना चाह रहे थे, लेकिन PTI ने अपना दूसरा मौक़िफ़ अख्तियार किया है, तो ये उनका हक़ है, उनका राइट है, वो अपने बेहतरी के लिए जो भी फ़ैसला करें। तो इसलिए जो जमात इस्लामी के साथ बातचीत थी वो अमलन तो ख़त्म हो चुकी है और उसमें अब कोई पेशरफ्त नहीं है और तय पाया कि भी PTI अपने फ़ैसले ख़ुद कर ले और जमात इस्लामी अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली के मुताबिक पूरे मुल्क में अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। लियाकत बलोच साहब, अब तो वक्त कम रह गया, तो इसका मतलब है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। वो जो आपके साथ आ रहे थे वो अब नहीं है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध या फिर वफाक। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो बातचीत थी उसकी बुनियाद ही नहीं रही, तो फिर बात तो अमलन ख़त्म हो गई ना। सही। अब ये ज़ाहिर है हम तो एक फैसिलिटेट करना चाह रहे थे। अगर PTI हमारी इस सहूलत को हासिल नहीं करना चाहती तो ये उनका सियासी जमहूरी हक़ है, उनका अपना पार्लिमानी हक़ है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर ज़ाहिर है डिस्कशंस होंगी और उसी नतीजे में जहाँ वो अपना फ़ैसला करेंगे हम उनके फ़ैसले का खैर मकदम करेंगे। तो राब्ता भी उन्होंने किया था और हमने पेशकश कर दी थी कि भी हम गैर मशरूत तौर पर उनको जमात इस्लामी का प्लेटफार्म की सहूलत मुहैया करेंगे। सही। अच्छा लियाकत साहब, अभी हम देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब ये दावा कर रहे हैं कि आगे तकरीबन 48 घंटों में, उनका मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा जी हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, वफाक में भी और KP में भी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के जहन में था क्या, आप लोग क्या चाह रहे थे कि आप लोगों के साथ PTI वफाक में किस तरह होती हो, अपोजिशन में बैठते हैं या फिर हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखें ना भाई, हमारी पोजीशन तो बहुत वाज़ेह है कि भाई कौमी असम्बली में या बाकी सूबाई असम्बलियों में जो हमारी पोजीशन है वो क्लियर है। कोई ऐसा इबहाम नहीं है कि भाई हमारे पास कोई बड़ी तादाद मौजूद है और हम किसी के साथ मिल के हुकूमत साजी कर रहे हैं। ये महज एक महदूद पैमाने पर एक सहूलत थी कि PTI के आज़ाद अरकान को ये सहूलत मुयस्सर हो जाए कि वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जिसका सिंबल है, जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जिसकी रिज़र्व सीट्स की तरजीहाती फहरिस्त जो है कि वो मौजूद है। ये एक महदूद पैमाने पर एक बातचीत थी, ना हुकूमत साजी का, ना इत्तेहाद का और ना ही कोई ऐसी चीज़ें थी। हमने तो इसलिए तय किया कि भाई एक अवाम ने मैंडेट दिया है, PTI के कारकुनान ने नामसाइद हालात के बावजूद मेहनत की है और उनके अरकान को अगर जमात इस्लामी की सूरत में एक बेहतर ऑप्शन और प्लेटफार्म मुयस्सर आ सकता है तो हमने ये उनको पेशकश और सहूलत पेश कर दी थी। लेकिन अब उन्होंने फ़ैसला नहीं किया तो ये उनका राइट है और हम उसको तस्लीम करते हैं। अच्छा लियाकत बलोच साहब, अभी कल आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनसे आप इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं धांधली के हवाले से।
लेकिन दूसरी जानिब तो सिराजुल हक साहब इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, क्योंकि जमात इस्लामी के वोट उस तरह से या कारकर्दगी की बुनियाद पर मामलात नहीं हुए। एक जानिब आप धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप तस्लीम नहीं कर रहे कि यहाँ जो हुआ है वो जमात इस्लामी को वोट भी उस तरह से नहीं पड़ा जो तसव्वुर किया जा रहा था या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखें, जहाँ तक सिराजुल हक साहब की अमारत से इस्तीफ़े का मामला है तो ये बायसियत अमीर उनका दस्तूरी हक था, उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है और हफ्ते के दिन मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास होगा और मरकज़ी मजलिस शूरा में यकीनी तौर पर हम उनसे इस्तदा करेंगे कि वो अपने फ़ैसले को वापस ले लें, अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें, इसलिए कि जमात की अमारत का जो एक प्रोसेस जारी है और अप्रैल के अवाइल में ही जमात इस्लामी की अमारत का फ़ैसला हो जाएगा और जो भी अमीर मुंतखब होंगे वो अपनी ज़िम्मेदारी का हल्फ उठाएँगे। तो इंशाअल्लाह मैं तवक्को रखता हूँ कि सिराजुल हक साहब ने जो अपना हक़ इस्तेमाल किया है मरकज़ी मजलिस शूरा में हम इन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर लेंगे। दूसरा पहलू ये है कि इंतखाबात 2024 हैं। हम 1970 के बाद से देखें हर इंतखाब मुतनाज़ा है, हर इंतखाब की एक मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग होती है, मनपसंद नताइज हासिल किए जाते हैं और ये तवक्को की जा रही थी कि भी 2024 का इलेक्शन पहले की निस्बत बेहतर, शफाफ और गैर जानिबदाराना होगा। लेकिन जिस तरह पहले गैर शफाफ थे, पहले जिस तरह जानिबदाराना थे, ये इलेक्शन ने थोड़े 2 कदम आगे बढ़ के ये जानिबदाराना भी है और इसमें मुदाखलत भी है, नताइज को तब्दील करने का एक नंगा खेल है कि जो मुसलसल जारी है। इसलिए जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि ये इंतखाबात भी मुतनाज़ा हैं और मुतनाज़ा इंतखाब के नतीजे में जो भी हुकूमतें बनेंगी सूबों में या मरकज़ में वो मुतनाज़ा रहेंगी, कमज़ोर रहेंगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पड़ेंगी। इसलिए इन नताइज को हम मुस्तरद भी करते हैं और एहतजाज कराची में भी जारी है, कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी हमारा एहतजाज होगा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि भी ये जो एक जमहूरियत के साथ खेल और तमाशा जारी है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट या रियासत के अदारे इसके ज़िम्मेदार हैं और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और जमहूरी क़यादत की है, जो हर दौर में हर 5 साल के बाद एक नया धड़ा खिदमत गुजारी के लिए तैयार होता है, पिछला धड़ा जो है कि मुस्तरद हो जाता है और खेल तमाशा इसी तरह आइंदा 5 साल के लिए चलता है। हमारी एक वसी तर बुनियाद पे कोशिश होगी कि कौमी क़यादत के साथ हम रब्ता करें, डायलॉग करें और इस चीज़ पर हम लेकर आएँ कि भी कौमी तरजीहात पर कम अज़ कम एजेंडे पे कौमी क़यादत को इकट्ठा होना चाहिए और अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, सियासियत में इस्तेकाम होगा तो मईशत और तबाह होगी, पाकिस्तान की सलामती को खतरात पड़ेंगे। जैसे कि आपने ये बताया पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पाकिस्तान को दीगर दबाव के सामने झुकने बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों ने जो एहतजाज का जमात इस्लामी के पेश नज़र है और इंशाअल्लाह हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर एहतजाज भी करेंगे और इंतखाबात के शफाफियत गैर जानिबदाराना इनकाद के लिए एक मुसलसल कोशिश करेंगे। बायसियत एक इस्लामी नज़रियाती असूली जमात तो और एक जमहूरी जमात की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हीं बुनियादों पर हम कौम के साथ रब्ता रखें और कौम को उस काम के लिए तैयार करें। लियाकत साहब, आपसे ये जानना था कि अभी जो आप लोगों की पॉलिसी हिकमत अमली है कि आप लोग ये लॉन्ग टर्म एहतजाज करेंगे और जब तक दोबारा से इंतखाबात का इनेकाद और शफाफ इनेकाद नहीं हो जाता ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आप लोगों की जमात में इंतखाबात भी हैं, नए अमीर के लिए मजबूत उम्मीदवार कौन है और क्या जब नए अमीर मुंतखब होंगे तो क्या आपकी पॉलिसी तब्दील भी हो सकती है, कोई लाहे अमल बदल भी सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, जमात इस्लामी का पॉलिसी साज अदारा कोई एक फ़र्द नहीं है, इसका मरकज़ी मजलिस शूरा ही इसका पॉलिसी साज अदारा है और जब अमारत का इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा तो नए अमीर अपनी शूरा के मशवरे के साथ ही मुल्क के तनाज़ुर में, हालात के तनाज़ुर में पॉलिसी का रिव्यू भी कर सकते हैं, मगर ना अमूमी तौर पर जमात में इसी बात पर इत्तफ़ाक़ है
कि 2018 के बाद जो हमने पॉलिसी हिकमत अमली तय की है, इंशाअल्लाह तराजू निशान पर, अपने मंशूर पर और आमतुन्नास से बड़े पैमाने पर राब्ते के साथ और ख़ास तौर पर अपनी गलतियों, खामियों, कमज़ोरियों का जायज़ा लेकर उसकी इस्लाह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें महज कोई एक फ़र्द नहीं बल्कि मजमूई तौर पर इसका जो पॉलिसी साज अदारा मरकज़ी मजलिस शूरा है वही उसका फ़ैसला करती है। दूसरा ये नहीं है हमारा मुतालबा कि दोबारा इंतखाब कराए जाएँ। हमारा मुतालबा है कि इंतखाब वो ज़िमनी हों या आम इंतखाबात हों, वो शफ़ाफ होने चाहिए, गैर जानिबदाराना होने चाहिए, आवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए और ये कौम मुल्की इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसलिए जो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म हमारी एक जद्दोजहद है, वो इसी मकसद के लिए है कि आइन की हिफाजत हो, आज़ाद अदलिया और कानून की फरमा रवाई हो और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम और उनमें से वोटर्स को शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुयस्सर आएँ। इस मकसद के लिए हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हिकमत अमली और एहतजाज और आवाम से रब्ता जारी रहेगा। सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं लियाकत बलूच साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो यूथ के हवाले से, तलबा की सियासत से लेकर तो जमात इस्लामी के तौर पर बड़ी एक मुनज़्ज़म सी तंजीम मौजूद है और ये साल से दहाइयाँ गुजर गई हैं इसको, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि इलेक्शन में जमात इस्लामी उस तरह से उभर कर सामने नहीं आ पा रही? हम मुसलसल इलेक्शंस देख रहे हैं, वहाँ क्या वजूहात इसकी हैं कि जमात इस्लामी जो इंतखाबी सियासत है और उसके बाद आने वाले नताइज उसमें स्टैंड नहीं कर पा रही? लेकिन जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं कि जमात मुनज़्ज़म है, आवाम की खिदमत करती है, अमानत और दयानत से काम करती है और लोग इसके मोतरफ़ हैं, लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। अभी आप देखें कि गज़ा के मुसलमानों के साथ इमदाद का मामला था तो इसी पाकिस्तान के अवाम ने 3 अरब रुपए से ज़ायद की मावनत की, जिसके लिए गज़ा के मज़लूमों की मदद की जा रही है। तो हकीकत ये है कि भी आवाम के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। आप पब्लिक ओपिनियन सर्वे करें, अगर कोई नंबर 1, 2, 3 पार्टी है तो उसके लिए मुतबादल जो प्रायोरिटी है वो जमात इस्लामी है। मैं समझता हूँ कि भाई इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है, जहरीली पोलराइजेशन है और एक सोचे समझे मंसूबे के साथ कौम को सियासी महाज पर भी तकसीम किया है और मजहबी महाज पर भी तकसीम किया है और इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर भी तकसीम किया है और हमारी मजमूई कोशिश यही है कि आवाम को, पाकिस्तान के वोटर्स को इन तकसीम से निकाल कर एक कौमी सतह पर यकसू और यक आवाज़ बनाएं और हमें यकीन है कि हम अपनी इसी पॉलिसी और अपनी इसी जद्दोजहद पे बिल आखिर आवाम को कायल करेंगे और आवाम इंशाअल्लाह इस चीज़ के लिए तैयार होगी कि जमात इस्लामी ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है और जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर जमात इस्लामी का ये प्लस पॉइंट है कि हमारे प्लेटफार्म पर पूरे मुल्क में फैले हुए जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, अहल लोग हैं, अल्लाह ने जिनको बेपनाह सलाहियतें दी हैं, वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, वो अक़लियतों से है। जमात इस्लामी इस चीज़ की कैपेबल है। हम उन सब को इकट्ठा करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना आप रोल अदा कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, अपनी राय से हमें आगाह किया है। और अब कहा जाता है कि जमात इस्लामी को लोग भाग भाग के नोट दे देते हैं लेकिन वोट नहीं उस तरह से देते और वो हमें इलेक्शन में मुसलसल चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और बड़ी प्यारी सी खबर है क्योंकि आज कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुदस्सिर शहर का मौसम खुश्क और खुनकी रहने का इम्कान है और शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई है। वैसे मुझे महसूस नहीं हुआ, अभी तो धूप निकली हुई थी। मैं खुद हैरान हूँ, कल तो सरदार सरफराज ही कह रहे थे कि अब कोई बारिश नहीं है
और किसी किस्म का कराची में, लेकिन ये कहीं गलती वो गलतफहमी तो नहीं हो गई महकमे मौसमियात को? अच्छा, पंजाब की बात करें तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। मरी गिलियात और गिरदुना में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। KPK के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्द रहेगा। बलोचिस्तान और सिंध में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अगर मुख्तलिफ शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो आज शहर कायद में पारा कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में 8 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुदस्सिर, उनसे बात जी बिल्कुल इस्लामाबाद का पहले मौसम जानेंगे क्योंकि कल इस्लामाबाद की तरफ सफ़र भी है। तो सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी मौसम जो है वो भी गर्म हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म होगा। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो फिज़िकल मौसम है वो भी काफ़ी इस वक्त जो है मैं धूप में मौजूद हूँ और धूप में अच्छी खासी हिद्दत जो है हमें महसूस हो रही है। जो ऑन द एवरेज हाई टेम्परेचर्स हैं वो 24 से 25 के दरमियान है, जबकि लो टेम्परेचर जो हैं वो 9 से 11 रहने की प्रेडिक्शन की गई है। इस्लामाबाद के अंदर मौसम, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, कि काफ़ी हद तक बदल चुका है और धूप के अंदर आपको अच्छी खासी हिद्दत जो है वो महसूस होने लग गई है। दिन के टाइम के अंदर जो जैकेट्स वगैरह थी अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हफ्ते और इतवार से जो है मज़ीद जो है मौसम के अंदर चेंज आएगा और बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, जिसके नतीजे में इस वक्त जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि 24 से 25 है वो 18 से 17 तक ड्रॉप हो सकता है। इसी तरह जो नाइट टेम्परेचर्स हैं वो भी ड्रॉप होने की प्रेडिक्शन की गई है। तो इस हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर या अगले हफ्ते के शुरू से इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त मौसम के अंदर थोड़ी सी गर्मी आई है या हिद्दत आई है वो कम होने की तवक्को की जा रही है। लेकिन जो सियासी मौसम, जैसे कि हमने पहले कहा, कि वो काफ़ी हद तक गर्म होगा। तो आपको दोनों तरह के मौसम जो है इस्लामाबाद में देखने को मिलेंगे। जी अच्छा, अब नवाब शेर से पेशावर से हमारे साथ है। नवाब, आप जिस पार्क में मौजूद हैं वहाँ पर बड़ा सुहाना प्लेजेंट सा व्यू है, मुझे बताइएगा कैसा मौसम है पेशावर में? जी बिल्कुल सहरिश, पेशावर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है और तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और अब भी पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो आज कम से कम 4 सेंटीग्रेड तक, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक जुम्मे की शाम या रात को जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और जो डेर इस्माइल खान और बनू है वहाँ पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि मलकंड डिवीज़न में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह पेशावर और मर्दान में भी जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो हफ्ते से शुरू होगा और तेज़ बारिशें होगी। सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो कालाम में -6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और वहाँ पर अब भी जो है वो दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से जो है वो नीचे है। इसी तरह दीर में भी जो है वो -1 तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मालम जब्बा, चतराल और जो दीगर इलाके वहाँ पर जो है वो 1 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पेशावर में हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। और पेशावर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन सुबह के वक़्त, रात और शाम को जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है वो पेशावर समेत सूबे के बेशतर हिस्सों में जो है वो मौसम वो नजर भी आ रहा है इस वक्त। नवाब, आपके बहुत मोटी सी जैकेट पहनी हुई है। खुशगवार मौसम के साथ साथ धूप निकली हुई है इस्लामाबाद और पेशावर दोनों जगह पर, और मौसम खासा बदला हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका भी। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद का मौसम से हमें आगाह कर, और बड़ी एक अहम बात की उन्होंने कहा, दोनों तरह के मौसम इस्लामाबाद में अगले आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। एक हुकूमत साजी का है सियासी मौसम, और एक जो है वो सही जिसको मौसम हम कहते हैं। तो दूसरा मौसम तो खैर आप इंजॉय कर रहे होंगे। मुदस्सिर कल जा रहे हैं इस्लामाबाद, इन्होंने खूब इंजॉय करना है और मुझे जेलसी फील हो रही है जो मैं नहीं बयान करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा। पिछले 1.5 घंटे से आपको जेलसी फील हो रही है। चलिए बस, अब क्या हो सकता है। अब आगे हमें बढ़ना है, कुछ बात करते हैं बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म जी आया नु सोनिया।
ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और सही 16 बोला। फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हो रही है। ये पहली पाकिस्तानी मतलब एक्टर है जिनकी ये पंजाबी फिल्म है, ये वाली जो इंडिया जाके उन्होंने एक्ट्रेस के साथ उस तरह से बनी है। तो इस वक्त हमें इमरान अब्बास और ज़कारा सिमी चाहल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। पहले मेरा ख्याल है कि मैं इमरान आपकी तरफ आ जाती हूँ। फिल्म की जो कहानी है मुझे वो ये बताएगा कि आपने भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की एक दूसरे से मोहब्बत को इस फिल्म में दिखाया है। किस तरह से आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ? क्या हकीकत में भी आप इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि जो मकसद था दोनों सरहदों के लोगों को आपस में मिलाना या जो मोहब्बत उनकी है वो दिखाना? इस मकसद को लेके हम बहुत पहले निकल पड़े थे, आज से 1-1.5 साल पहले। और ये इंडिया से निकली, मैं पाकिस्तान से निकला, हमारी पूरी टीम निकली, हम यूके में मिले और बड़ा प्यारा जब ये फिल्म प्रोसेस में थी उस वक्त से लेके अब तक हमारे जहन में सिर्फ एक पॉजिटिव नोट था और वो ये कि ये फिल्म जब रिलीज हो पैगाम पहुंचे। जितनी भी नफरतें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो किसी ना किसी तरह किसी भी लेवल पे अगर हमारी इस छोटी सी कंट्रीब्यूशन से 1% भी कम होती है तो हम कामयाब। सही। अच्छा, इसमें सिमी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि इसमें आप ये बताइए सिमी के इस फिल्म का एक्सपीरियंस। नहीं जी, सिर्फ बिजनेस ਤਾਂ डेफिनेटली नहीं है साडा मोटिव। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੂਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। मतलब वो नैरेटिव चेंज हो गए, वो जड़ा जो भी रीजंस ने जिदे करके सारा कुछ हुंदा वो चेंज होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी वो एक खूबसूरत पैकेजिंग में हो। मतलब अगर आप एक बुरी स्टोरी लाइन या बुरी प्रोडक्शन या बुरी डायरेक्शन के साथ आप कोई बात कहते हैं तो वो शायद कन्विंसिंग ना होती, इसलिए लोग उसको देखते ही ना। को पहुंचाने के लिए इस बात को एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लाइन, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी गाने, म्यूजिक, प्रोडक्शन वैल्यू, एवरीथिंग हैज टू बी सो स्पिक एंड स्पैन के उसको अच्छा इमरान, फिल्म जीवे सोनिया जी की कहानी को हकीकत का रूप कब देने जा रहे हैं? सिमी चाहल को कब पाकिस्तान ला रहे हैं आप? मेरी बहुत ख्वाहिश है और एक प्रोजेक्ट की बात चल भी रही है। होपफुली अगर वो सिमी अग्री करती हैं और ये बाकी सारी दिक्कतें जो बीच में होती हैं वो ना हो तो बहुत जल्दी आप सिमी को पाकिस्तानी। अच्छा इमरान, ये पहली बार है कि किसी अदाकार ने, पाकिस्तानी अदाकार ने इस तरह का रोल जो कि लीड रोल है वो इंटरनेशनल फिल्म में अदा किया है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा बताइएगा काम करके कैसा लगा आपको? तब बहुत वधिया लग गया इन्हां नाल काम करके। बहुत मेहनती आर्टिस्ट ने, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग को एक्टर्स जे मैं कहा था, आई वोंट बी रॉन्ग, अपने काम नू बहुत सीरियसली लेंदे ने, बहुत ज़्यादा सीरियसली। मैनूं लगदा पूरे सेट ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ अपना रब मानता। तो ही इज वेरी डिटर्मिन्ड। एक दफा इनके पैर में शुरू के दिन ही थे, हमारा तो पहला ही दिन था हम दोनों का, पर आपका पहले हो चुका था। पर इनके पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ट्विस्ट हो गया था, पूरा ट्विस्ट हो गया था, आप देख भी नहीं सकते थे इसे। और ये अभी भी कह रहे थे कि मुझे करना है काम, मुझे करना है। चला इनसे जान लिया था बेचारे, इतना ज्यादा तकलीफ। ये डिटर्मिनेशन बाकी ये चाहिए बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, फिल्म के ट्रेलर में अभी आपने दिखाया कि आप वाघा बॉर्डर से इंडियन पंजाब में आसानी से दाखिल हो रहे हैं। क्या फनकार ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे हम करतारपुर की तरह वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भी लोग अपनों को बआसानी मिल सकेंगे, आना जाना हो? ये हमारा प्लान है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये जरूर बताइए चैनल पे कि 16 फरवरी को रिलीज हो रही है पाकिस्तान में भी। तो आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठ कर उसको देखना चाहते हैं वो प्लीज जरूर जाके देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये ख्वाहिश सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़के की नहीं दिखाई कि वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ अमृतसर जाए, बल्कि ये रेसिप्रोकल है। वहाँ के लोगों की भी यही ख्वाहिश है और ये बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। और ये इतना ही मेरा दिल चाहता है और हम सबका ये दिल चाहता है कि
ये इतनी ही आम सी बात हो जाए कि ये कोई बड़ा मसला ना रहे कि हाँ बैठे बैठे आपको दिल चाहे कि जी लस्सी पी के आप अमृतसर से वापस आ जाए या पहलवान के कुलचे खा के आ जाए या छोले भटूरे, तो वो आप जाए और वापस आ जाए। कितनी देर का यार, घंटे की कुछ मिनटों की ड्राइव है। तो ये इतना खूबसूरत एक फैंटेसी है। It can be a future, it is a fantasy, it's a dream of many millions and millions of people living across the borders here and there. तो ये तो बड़ा, आप देखिएगा ये ख्वाब ही इतना सुहाना है कि जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो ये पूरी फिल्म इस ख्वाब से ज्यादा, मतलब एक तरफ पूरी फिल्म और एक तरफ ये ख्वाब। आपने ये बहुत अच्छी तरह कहा, ये पूरी फिल्म बहुत ड्रीमी है, तो आपको ऐसे लगेगा आप एक बहुत सुंदर सा ख्वाब देखे निकले हैं सिनेमा हॉल से। और बहुत अरसे बाद आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जो आपको प्रॉपर फिल्म लगेगी, क्योंकि अब एक फिल्म का जो एक रचाव होता है और एक जो फिल्म का जादू होता है वो समाओ ऐसा ऐसा करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनका एक अपना टेस्ट है, लेकिन वो चीज फिल्म का जो मैजिक है मुझे लगता है ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ये एक प्रॉपर फिल्म लगेगी आपको, इसमें गाने हैं जिसके अंदर भंगड़ा भी है, चले जी, बहुत बहुत आप जी को लेके मुबारकबाद और अल्लाह करे कि 16 फरवरी। हाँ बिल्कुल, हम भी देखने जाएंगे, आप भी देखने जाएगा। थैंक यू सो मच सिमी और इमरान, आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, अच्छा लगे ना वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अंबरसरी हरीसा बिल्कुल बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 17 फरवरी से मेहरबानी का हफ्ता मनाया जा रहा है। खांसी तो जनाब बात ये मेहरबानी अदा नहीं करना जा रहे थे ना, इसलिए बिल्कुल। तो इस वक्त ना वो कहते हैं ना कि ये गाइडेंस वीक है जी, गाइडेंस वीक है, और मकसद यही होता है कि आप दूसरों के काम आएँ, आप दूसरों के काम आएँ और आप दूसरों के काम आने के साथ साथ उनकी छोटी छोटी खुशियों की वजह बन जाएं। मगरबी माशरों में ये दिन और ये हफ्ता बहुत मशहूर है, और लोग अपने अजीज़ व अकारब और मोहल्लेदारों को कुछ न कुछ तोहफे पेश करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, या अपने अपनों को। मैं एक बात बताऊं, ये वेस्ट में तो शायद ये इस तरह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कौम पूरा साल ही ये काम करते हैं। इस वक्त तो उमैर जालियावाला हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनसे हम इस मौजू पे बात करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा, मैंने सही कहा है ना कि वेस्ट में तो प्रॉपरली ये चले जी ये दिन मनाया जा रहा है या हफ्ता मनाया जा रहा है, लेकिन हम तो पूरा साल किसी न किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हैं, भले बात से, किसी को समझा के, किसी का हौसला बढ़ा के, या फिर जो हमारी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक। 100%। और मुसलमान तो ये मानते हैं, हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काइंडनेस इज़ अ मार्क ऑफ फेथ, यानी अगर आप काइंड नहीं हैं तो आप ईमान वाले नहीं हैं। Whoever is not kind does not have faith। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और यही जज्बा रहा है मुसलमानों का जिसने बहुत मुतासर किया वेस्ट को। कई किताबों में मैंने पढ़ा, कई लोग कन्वर्ट करते हैं जब उन्होंने देखा कि लोग दस्तरखान खोल देते हैं, आम लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, जो कि रवैया बाहर नज़र नहीं आता। अच्छा उमैर, एक चीज़ जो है ये कोई भी दिन मनाना होता है, हफ्ता मनाना होता है, उसका मकसद होता है इस चीज़ का प्रमोशन करना, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों का ना आपसी इर्द गिर्द जो ताल्लुक़ है वो कुछ मादियत परस्ती, कुछ अफरा तफरी, वो कम होता जा रहा है। पहले तो अजनबी कोई भी आके दरवाज़े पे भी ईवन दस्तक दे देता था तो लोग अपने जो है वो बाहें भी फैला देते थे और दस्तरखान भी खोल देते थे, लेकिन अब चीज़ें कदरें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही हैं। इन चीज़ों को किस तरह से वो वापस लेकर आना है? रमज़ान में जो एक सिचुएशन होती है ना पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, वो आम दिनों में कदरे कम हो जाता है। जी, रमज़ान आपको पता है, रमज़ान ज़्यादा ट्रिगर भी करता है, लोग ज़्यादा अपने आप को तकवा में भी डालते हैं, और उस वक्त तो बहुत ही एक अलग मकाम नज़र आता है मुसलमानों का पूरी दुनिया के अंदर। आम हालात में देखें, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जब आपके पास अपने खाने के लिए ना हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं, या अगर आप क्यों पढ़ रही हो तो आप किसी ना किसी पे निकालते हैं, तो आपका लेवल कम हो जाता है दूसरों की मदद का। सो पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है, जिससे आप बात सुनेंगे वो आपको बताएगा कि बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए सरवाइव करना, तनख्वाह में पूरा नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है ऐसे हालात, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, फाइनेंशियल और दूसरा आपके इमोशनल चैलेंजेस, ये दो वो चीज़ें हैं जो कि आपको गिरा सकती हैं। और जब आप गिरे हुए होते हैं तो जाहिर है आपको काइंडनेस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस वक्त आप हेल्प की तलब में होते हैं। तो हमारा मुल्क इससे भी गुजर रहा है। इसके अलावा जो आपने बात की वो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि हर जनरेशन ये कह सकती है कि देखिए हमसे पहले ऐसा होता, पहले
तो ऐसा होता था। इसीलिए तो अहादीस में है कि आने वाले वक्तों में नफ्सा नफ्सी बढ़ेगी, मुश्किल हो जाएगा अच्छे काम करना। अच्छा, एक चीज और और लोगों भी को है सिर्फ इसमें अपनी ना, फिक्र पड़ जाएगी। ये जो किसी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें कुछ किरदार भी ऐसे हैं जिनकी वजह से माहौल कुछ अजीब हुआ है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है, जो असल जो मुस्तहिक है उनका हक मार रहे हैं। आप बाहर निकल जाएं, आपको मतलब एक बड़ी तादाद यलगार मिलेगी बेगर्स की। यहाँ तो रमज़ान में आप देखा करें क्या सूरत हाल होती है। तो जिन्होंने ये पेशा बना लिया उनकी वजह से जो मुस्तहिक है उनका हक मारा जाता है। उस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? हम देना तो चाहते हैं लेकिन हम ना अजीब वो टेंशन में भी आ जाते हैं, पता नहीं इसको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम जो खबरें सुनते हैं इनके पीछे इतने इतने बड़े घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और डेली बेसिस पे कमाने के लिए निकलते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी बहुत कम कर दी है देने के हवाले से, और मैं उसी लिटरेचर पे जाना चाहूँगा जिसने हमें मुतासिर किया हुआ है कि हम दें। तो अच्छी बात है, हम देने वाले हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को पैसे नहीं दे दिए, हर किसी को सिर्फ माल नहीं दे दिया, राशन नहीं दे दिया, बल्कि किसी को तो बुला के कहा, पूछा तुम्हारे पास क्या है, वो आया तकलीफ में, तुम्हारे पास क्या है, देखा उसके पास जो है उससे क्या आ सकता है और वो क्या कर सकता है, ताकि उसका रोजगार। तो हम जो मछलियां देने पे लग गए, हम कहीं मछली सिखाने को भी तो काइंडनेस मान सकते हैं। इनफैक्ट अल्टीमेट काइंडनेस, सबसे बेहतर तो ये है ना कि उस बंदे को वापस आपके पास ना आना पड़े। तो हम सबको देखना चाहिए कि हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग ढूंढ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम के लिए पैसे ढूंढ रहे होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाते बहुत मरतबा इस मुल्क के अंदर। लेकिन आपको, जैसे आपने कहा, दस्तरख्वान लगा हुआ हो या ओकेजन्स आती हैं तो लोग भरमार पैसे दे देते हैं। अब जो दूसरी तरफ जो लोग हैं उसमें भी आप देखेंगी कि वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि पूरे ग्रो हैं और वो कंट्रोल्ड हैं, वो खुद उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। सही। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद बाय चॉइस आके हाथ फैला रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अवाम से मैं भरपूर ये गुजारिश करूंगा कि जो सिग्नल पे 10 लोग सामने आ जाते हैं और उसमें एक वाइपर लिए हुए, और ये बच्चे हैं, एक तो ये होना नहीं चाहिए। वहां खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए और बिल्कुल इनको गायब करना चाहिए। दूसरा, लोग जो उन्हें निकाल के पैसे दे रहे हैं उन्हें बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो कि इस सिस्टम को फरोग दे रहे हैं। लेकिन उमर, एक चीज़ ये तो चले हम लोगों की माली मदद या खाने की मदद है, एक काइंडनेस है कि आप लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जो चाहे वो साहिब हैसियत हैं, आप जैसे हैं, कोई भी हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाते, उनसे बड़ा एक गुसीला लहजा होता है। सबॉर्डिनेट के साथ हमने देखा कि वो बड़ा एक अजीब सा रूट सा एक तरीका कार होता है। तो ये मीठे बोल बोलना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये भी तो एक काइंडनेस का है ना अमल। इससे भी हम आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। जी देखें, अब हमें जो है ना सजदे का हुक्म है, झुकने का हुक्म है, माफ़ी मांगने का हुक्म है, हमें नमाज के बाद भी इस्तग़फ़ार का हुक्म है कि उसमें भी कोई कोताही ना हो गई हो, कोई गलती ना हो गई हो। तो लेकिन दूसरी तरफ हमारी अना कहती है मैं दुरुस्त हूँ। हमारी अना कहती है, हम 3 लोग बैठे ना, मुझे सबसे कूल होना, मुझे सबसे ताकतवर होना चाहिए, और अगर मुझे ना मिल रही हो वो जगह तो मैं आप में से किसी के साथ बदतमीज़ी करूँ, किसी को नीचा दिखाऊँ। तो मेरी अना और जो दूसरी तरफ मेरा ईमान है, ये इसका मुकाबला है। तो आपको देखें, ईमान वाले लोग हमेशा झुकाव वाले नजर आएंगे। कहते हैं फलदार दरख्त झुके हुए होते हैं। बड़े बड़े इदारों में काम किए हुए लोग, अरबों के कारोबार लगाए हुए लोग। उमर साहब, वो शेर भी है ना, वो एक शेर है कि जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। तो वाकई आप बात ठीक करें कि जो बड़े बड़े इदारों में भी काम किए वो बड़े आजिज़ से लोग होते हैं, और ख़ासतौर पे उमर जालीवाला जैसे। ऐसे लोगों की फॉलोइंग अलग तरह की होती है, ऐसे लोगों के जनाजे अलग तरह। हम सब अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं, अपनी कहानी को मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो उस कहानी में लोग खूबसूरत बातें सुना सकें हमारे उनके सामने। तो हम हर वक्त अपनी कहानी रकम कर रहे हैं, चाहे आप लेकिन उमर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है अब, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है अब। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लोग जो कार्य खैर करते हैं, पता नहीं उसको शो ऑफ इतना क्यों करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अदाकार हैं अखबार में जो अगर किसी को खाना भी डाल रहे हैं ना तो वो शॉपर लहरा के दिखाएंगे, देखें जी मैंने डाल दिया है, मैं पका रहा हूँ, मैं सबको खिला रहा हूँ, ये लाइन लगी हुई है, मैं रोटी भी बांट रहा हूँ।
मतलब ये वो तो कहते हैं कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन पता नहीं किस तरह की मेहरबानी। मैं यहाँ पे काइंड होना चाहूँगा और उनके इस रवैये को ऐसे देखना चाहूँगा कि कभी कभी उनके काम को देख के और लोग ये काम शुरू कर देते हैं, मोटिवेशन होती है। तो ये भी तो दुरुस्त है ना, हम हर चीज़ का इश्तिहार देख लेते हैं, तो अगर काइंडनेस का कोई इश्तिहार लगा देता है तो आपकी बात दुरुस्त है कि नेकी कर और अब दरिया में डाल, ना पता चले, सीधे हाथ उल्टे हाथ को पता ना चले, ये बहुत आला ज़र्फ़ी है। लेकिन इसकी ममानियत तो नहीं है। अगर मैंने कुछ किया है और मैं लोगों को बता रहा हूँ तो ज़रूर आपकी नज़र में वो कम ज़र्फ़ी हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि उसकी वजह से और बहुत सारे लोगों को वो ख्याल आता है, वो मुतासिर होते हैं। और बहुत से लोग उमर खुद नहीं मदद कर पाते ना, तो उनके जरिए कर लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मैं आपके साथ इस बात पे जाऊंगा कि ये भी देखिए वहीं पर लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, तो दोनों लिहाज से सोचा। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उमर जालीवाला। यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात होगी। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। जी वेलकम बैक। अब कुछ सियासत की बात करते हैं मुदस्सिर, क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। पाकिस्तान में अगली हुकूमत साजी के लिए नवाज लीग और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों ने मिसाक मुफाहमत कर लिया है। पहले मिसाक मईशत था, फिर मिसाक मुफाहमत है। बिल्कुल। तो और आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि मिसाक मुफाहमत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी ने PTI को भी इस अमल में शिरकत की दावत दी है, जिसे PTI ने मुस्तरद कर दिया। मिसाक मुफाहमत के नतीजे में किसको क्या मिल रहा है, ये भी अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन नून लीग बहरहाल वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। इस वक्त सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा कबूल करने से इनकार किया है, इससे क्या मतलब लिया जाए? क्या मियाँ साहब ये समझते हैं कि उन्हें मैंडेट नहीं मिला है, या फिर एक कमज़ोर हुकूमत का वज़ीर आज़म ना बनना मियाँ साहब के लिए बेहतर फैसला? देखिए, हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है और फिर उनका एक अपना स्ट्रेटेजिक विजन है और एक उनको रीजनल कंट्रीज़ और बैन अवी जो सफारती बिरादरी में भी उनके अपने लिंकेजेस हैं, तो और फिर वो मुस्लिम लीग नून का सियासी चेहरा है, तो उन्हीं को आना चाहिए। दैट इज़ वाई हम सब कहते रहे, बशमूल मियाँ शहबाज शरीफ के, वो भी ज़ोरदार तरीके से ये कहते रहे। लेकिन फिर अभी मियाँ साहब ने, ये उनका अपना ज़ाती फैसला है कि वो ये समझते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको चलाने का ज़्यादा बेहतर तजर्बा शहबाज शरीफ साहब को है। और दूसरा, कुछ लोग पहले भी मोतरज़ भी तो होते रहे ना। एक तरफ तो हम कहते रहे कि इनको आना चाहिए, दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने ये रट लगाई थी कि चौथी दफ़ा क्यों आए, कोई और आना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए वगैरह। तो अभी आई थिंक के PPP और मुस्लिम लीग नून मिल के, तो आई एम श्योर कि अल्लाह के करम से एक अच्छी कोलेशन होगी, इसमें MKM भी शामिल है और ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी पे चले, तो और फिर प्रोलॉन्ग स्टे है 5 साल का, जिससे एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी। तो मौलाना साहब ने तो इनकार कर दिया है ना, तो मिसाक मुफाहमत में मौलाना फजल रहमान का शरीक ना होना, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मिसाक मुफाहमत के लिए? देखिए, मौलाना जो है वो एक बहुत तजर्बाकार सियासतदान है और वो कभी भी ये जो पथराव और हॉस्टाइल किस्म की सियासत पे यकीन नहीं रखते। वो उन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए, धरने भी दिए, लेकिन आपने देखा कि बड़े पीसफुल और पुरअमन हैं वो, और उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ और उधर जरदारी साहब के साथ भी। तो आई एम श्योर कि वक्ती तौर पे उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं जो उनको जिनका कला कमा किया जाएगा, आई एम श्योर। और वो आप देखेंगे कि जल्दी या कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह वो भी इस कोलिशन का हिस्सा होंगे, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, तब आपकी अपनी सियासी बसीरत क्या देखती है कि आने वाली असम्बली अपनी आईनी मुद्दत क्या पूरी कर पाएगी? देखो, मैं समझता हूँ कि अगर माजी के तजर्बात से हमने कुछ सीखा है, जहाँ हमने बार बार हुकूमतें तोड़ी हैं, जिससे पार्टियों का तो नुकसान हुआ, जो पार्टी हुकूमत में थी वो अब अपोजिशन में चली गई, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का और रियासत का हुआ है, इकानमी का नुकसान हुआ है। और आई एम श्योर
कि अभी ये पूरी असम्बली 5 साल इंशाल्लाह ये करेगी, और वो जो आज़ाद अरकान है वो किसी जमात में शामिल होंगे, और उनको भी चाहिए कि वो पार्लियामेंट का बाईकाट ना करें जैसे पहले तहरीक इंसाफ ने किया। आई एम श्योर आज भी मैं अली मोहम्मद को सुन रहा था तहरीक इंसाफ के, और वो एक बड़े सेन वॉइस है, और वो कह रहे थे ये हमारी गलती थी असम्बलियों से निकलने की। तो इस तरह की गलतियां जब एक सियासी जमात जो कि बड़ी टॉप क्लास जमात हो करेगी तो मुल्क सफ़र करेगा और पार्टी भी सफ़र करेगी। फिर उन्हें असम्बलियां तोड़ी आपने देखा। तो अभी मेरा ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि हम कोलेशन में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन हम ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ जो मुल्की मसाइल है उनमें कांटेक्ट में रहेंगे अपोजिशन हुकूमत के मुख्तलिफ जमातों के साथ, और मिल के आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये अफाम तफहीम जो है यही एक रास्ता है आगे लेके जाने का। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और अपनी ये सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी भी नहीं समझना चाहिए। और मेरे ख्याल में पार्लियामेंट जो है वो अगर तो ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के सदर मौजूद हों और सेनेट की चेयरमैनशिप भी किसी और के पास हो, और बहुत सी अगर अहम वजारतों की बात की जाए तो उस पर MKM पाकिस्तान के दोस्त बैठे हों, ऐसी हुकूमत क्या बड़े फैसले करने के लायक होगी आपके ख्याल में? या देखिए, अगर सदर आसफ अली जरदारी साहब, तो मेरे ख्याल में ये कमज़ोरी की बजाय स्ट्रेंथ है, चूँकि सदर जो है वो हुकूमत का ऐसा नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का एक जुज़ है। इसी तरह सेनेट का जो चेयरमैन है वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि सेनेट और नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट जो है ये तीनों मिलके आपकी पार्लियामेंट मुकम्मल होती है। तो इसलिए वो तो हमारी स्ट्रेंथ होगी। उनमें से जो भी होगा, उन्होंने ये रियासती ओहदे हैं, रियासी है जैसे गवर्नर्स होते हैं, लेकिन जहाँ तक एम्बेसीज का मिनिस्ट्रीज का ताल्लुक है उसमें यस MQM वाले होंगे, और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद ये पीपल पार्टी के लोग भी, चूँकि मैं अगले दिन जरदारी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नेक्स्ट ट्रांच में हम शायद शामिल हो जाएं, तो वो भी होंगे, और हमें ज़रूरत भी है। बिकॉज जब ये सारे लोग कैबिनेट में बैठेंगे तो कैबिनेट के डिसीजन और ज़्यादा जामे होंगे, बिकॉज इसके अंदर आपके सारों की विजडम कंबाइंड होगी। आप अपनी अपनी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि हुकूमत को मदद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मदद करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, और उन व्यूज पे बेस करके जो डिसीजन होते हैं। अच्छा जनरल साहब, क्या नवाज लीग के अंदर एक बार फिर अपोजिशन में बैठने की बात नहीं हुई? बिलावल ये बात समझ रहे हैं कि कमज़ोर हुकूमत से ज़्यादा बेहतर मजबूत अपोजिशन होती है, मगर क्या नवाज लीग ने इस नुक्ते पर सोचा नहीं कि अपोजिशन की तरफ आना चाहिए? देखो, व्हाई नॉट? अगर तो तहरीक इंसाफ में इतनी लचक हो कि वो पीपल पार्टी को अपने साथ शामिल करे, या उनके पास मेजॉरिटी ऐसी बन जाए जो सिंपल मेजॉरिटी हो, या कोलेशन बना लें, तो फॉर श्योर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठेगी। क्योंकि इस दौर में, इन मुश्किलात में, इन चैलेंजेस के साथ हुकूमत के अंदर बैठ के उस जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पे लेना, ये कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए मेरे तो ख्याल में ये जो है मुस्लिम लीग नून अगर अपोजिशन में भी होती तो ये अच्छा होता। हुकूमत में आना एक किस्म का ज़्यादा रिस्क ही है एज कम्पेयर टू अपोजिशन में। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि पीपल पार्टी रिलक्टेंट है कि हम हुकूमत के अंदर तो नहीं आते, हम मदद ज़रूर करेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो मुल्क के मफाद की खातर जो भी सियासी कुर्बानी भी देनी पड़े वो रेडी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर कोई भी नहीं, और अगर कोई भी ना आपस में तावन करे, और फिर भी इलेक्शन हो, और फिर फसाद, और फिर उस तरह की एक इंस्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते यार दूसरे दिन इलेक्शन कराना। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने बड़ा सोच के ये फैसला किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेस्ट पार्लियामेंट होगी, बेस्ट आपकी कैबिनेट होगी, और मुल्की मसाइल का हल जो है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, जो कि एक हमारे मेंटर हैं पार्टी के भी, और उनके बाकी सियासतदानों से मुल्क के अंदर भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रीजन के अंदर भी आप देखिए सऊदी अरेबिया है, चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, इवन अमेरिका के साथ। आपने बिल्कुल सही फरमाया, सब बातें आप ठीक कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जो MWM के हैं राजा नासिर अब्बास, वो हर कीमत पर PTI का साथ निभा रहे हैं, और ईवान में उनकी एक नशस्त भी है। तो ये MWM गेम चेंजर बन गई है, और ईवान में नंबर आपसे ज़्यादा हो गए, तो फिर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप?
अगर उनका इत्तेहाद होता है और मेजॉरिटी नहीं होती तो वो अपोजिशन में बैठते हैं। और अगर कहीं उनको ऐसी कोलिशन मिल जाती है जहां उनका नंबर ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स कोई और हुकूमत फिर नहीं कर सकता, बाकी सारी पार्टियां अपोजिशन में होगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। मकसद ये है कि जमहूरियत है ना, इसके अंदर आपको हर किसी के मैंडेट का एहतराम करना है। आज चूंकि बाकी जो हैं वो आज़ाद मेंबर थे तो लार्जेस्ट पार्टी तकरीबन 80 मेंबर्स के साथ मुस्लिम लीग नून है, और उसमें जो 54 पीपीपी के जमा करें और 17 एमक्यूएम के जमा करें और इसी तरह बाकी मुस्लिम लीग क्यू के हैं, वो कर आके तो आपका बच्चा फिर आपको ख्वातीन की नशिस्तें अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो ये एक हेल्दी सिचुएशन के अंदर है। यही सिचुएशन पंजाब के अंदर भी है। पंजाब जो है वो उसकी अल्लाह के करम से स्ट्रांग गवर्नमेंट वो होगी, और वो तो टोटल हमारी अपनी है मेजॉरिटी, अपनी चीफ मिनिस्टर, अपना ही स्पीकर और अपने ही वो उसमें कैबिनेट होगी, और इंशाल्लाह उसको बेहतर चलाया जाएगा। और मरकजी सतह के ऊपर सारी पार्टियों के साथ तावन के साथ हम आगे चलेंगे, और हम ये भी तवक्को करते हैं कि तरीके जो है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके लोग भी माजी से सबक सीख के जहाँ इन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी, जहाँ इन्होंने नेशनल असेंबली का, जहाँ इन्होंने नालायक किस्म के चीफ मिनिस्टर लगाए बुज़दार टाइप्स है जैसे, तो वो अभी सीखेंगे और वो ठीक है। जल साहब, अगर हम पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब आती हैं, उनकी पहली वज़ारत आला में तकरीबन आधा ऐवान अपोजिशन बेंचेस पर होगा, तो ये मरीम के लिए कितना मुश्किल होगा? आप बतौर एक सीनियर सियासतदान इस नुक्ते को कैसा देख रहे हैं? देखें, ये सच्ची बात है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ज़रूर होगा। सिर्फ पार्लियामेंट को हैंडल ही नहीं करना, जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी लीडर ऑफ द हाउस की होती है, स्पीकर का भी उसमें अंदर एक अपना स्पीकर हो तो उसका अपना एक रोल होता है। लेकिन इन एडिशन टू दैट गवर्नेंस के भी इश्यूज होते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को टाई अप करना है, बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं लोकल लेवल के ऊपर, डेवलपमेंट के कारोबार हैं, वहाँ ये बहुत से लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं। तो वो चैलेंज तो है, लेकिन आई एम श्योर कि उनके साथ एक बेहतरीन टीम होगी। और बैक के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब भी एक्सक्लूसिवली उधर बैठे हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब को भी मदद करेंगे, गाइडेंस भी करेंगे, और ऐसा मुल्क में माहौल क्रिएट करेंगे जिससे ये दोनों जो हैं हुकूमतें हमारी बेहतरीन चलें, और इनका खुद चलें, बल्कि इनका सिंध की हुकूमत से और बलूचिस्तान की हुकूमत से सही एंड इवन के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो जाएं। आपका सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। पूरा ही जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर अपना राय से हमें आगाह किया है। तो एक और मसला भी है इसके साथ साथ मुदस्सिर, जिस पर और वो कंटिन्यू है, मसला ये नहीं पहली बार नहीं, कंटिन्यू है। पाकिस्तान में एक साल के दौरान तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। सार्फिन पर 100 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। ये इजाफा इस वादे के तहत है कि जो हमने आंखें बंद करके IMF से कर लिया था। और इस सूरत हाल पर बात करेंगे। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि गैस की कीमतें बड़ी कम हैं, और अब गैस की कीमतों में पहले इजाफा, फिर दूसरा और अब तीसरी बार इजाफा होने जा रहा है। अगर ये इजाफा इसी तरह से रहे तो ये क्या वाकई अफोर्डेबल एनर्जी रह जाएगी जो पहले थी? वो भी आपने मुझे लाइन पे लिया है, और उसने को लाइन पे लिया है जिसमें आज से 2 माह पहले एक मॉडल बना के किया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है कि किस तरह पाकिस्तान में हम गैस की जरूरत को कम कर सकते हैं। एक्चुअली जब से ये सोलर सिस्टम आया है तो पूरे घरों में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें एक मॉडल बनाया, उस मॉडल में ये है कि सोलर से LNG LPG बनाई, फिर ये नेपरा ओगरा के सामने जो ऑयल एंड गैस फैसिलिटी पार्टी है इसके सामने मॉडल पेश किया। उन्होंने फिर मॉडल जो है वो आगे मिनिस्ट्री को भेज दिया। इसके बावजूद कि वो UN से भी अप्रूव हो गया कि पाकिस्तान में किस तरह हम LNG LPG और गैस की जरूरत को घर में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 58,000 के करीब घर जो ऐसे जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए गए, और वो सोलर सिस्टम एक्स्ट्रा एनर्जी नेट मीटरिंग के जरिए फील्ड में फेंकते हैं। और क्योंकि एक आप बात समझने की जरूरत है कि देखिए, एक किसी भी घर को हीट की जरूरत है, यानी हीट चाहे वो
कुकिंग रेंज के लिए है, चाहे वो कमरे की हीटिंग के लिए। तो आपको देखें, आपके अपने कमरे में इस वक्त इन्वर्टर चल रहा होगा, एक। दूसरा, 5,000 से 6,000 में इलेक्ट्रिक ओवन आ गया हुआ है। इस तरीके से हम सर्कुलर डेट भी कम कर सकते हैं और इस तरीके से हम गैस की जरूरत को भी कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात यहाँ पर ये है अर्शद साहब कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे ममालिक में भी मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बिजली गैस की कीमतें कम हैं। हमारे यहाँ ये इतनी ज़्यादा हैं और अभी से नहीं साल से बस बढ़ती जा रही हैं, कोई हल नहीं निकाला जा रहा। या तो हम बिल पे करें, डिमांड हमारी प्रॉपरली पूरी हो रही हो। यहाँ पर लोगों ने गैस को प्रेशर के लिए पंप्स लगाए हुए हैं घरों में, गैस आता ही नहीं है और पैसे ये एक और कहानी है। ये देखिए, ये एक और कहानी है। आप उस बंदे से बात करें जो शेल गैस पास है। मेरी बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसके पीछे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये जो एनर्जी को लेकर हम लोग की पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहिए। गलती है कहाँ पर? गलती इस तरह है कि जब डोमेस्टिक आपकी गैस, यानी जो पहले सुई में, जमजमा में तुम्हारे रिजर्व कम हो रहे, नया कोई सोर्स आ नहीं रहा। नए सोर्स के लिए जो शेल गैस तो आनी चाहिए थी, जिसकी पॉलिसी आनी चाहिए, पॉलिसी आज तक नहीं आई। अब क्या है कि आप LNG इंपोर्ट करते हैं, वो LNG इंपोर्ट करता है तकरीबन $14 से $16 की है। ये हमारी डोमेस्टिक है वो $3 की है। तो अभी हमारी जो गैस की कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी होती है वो 70% है। 30% हम बाहर से लाते हैं। बाहर से महंगी गैस लाके सस्ती बेचना, इसके ऊपर आएगी ऑब्जेक्शन है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है। अब अगर आप वियतनाम की या उनकी बात करते हैं, बांग्लादेश की, तो उनके अपने डोमेस्टिक सोर्सेज होंगे, यानी डोमेस्टिक जो गैस के रिजर्व होंगे, उसके और प्राइस पहले हमेशा कम होती थी। कम क्या होती थी? इस्लामाबाद में या बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग अपने चूल्हे पे कभी बंद नहीं किया करते, प्राइस बड़ी कम थी। फिर हमने अपने नेटवर्क को गाँव तक बिछाया है, जो कि दुनिया में शायद किसी जगह भी नहीं है। तो इसमें ये तो होना ही, वो क्या कहते हैं कि जब आप ऐसे काम करते हैं तो यही होना, नया सोर्स है नहीं है। अगर आप आल दो, ये एक और बात है कि नॉर्थ पाकिस्तान, बलूचिस्तान में अभी पूरा हमारा एरिया पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ। ये एक और कहानी है। जाहिर है कि महंगी गैस लाके LNG जो कतर से आ रही है, सस्ता बेचना तो जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अर्शद अब्बासी साहब, एक और बड़ा अहम मामला है कि अब जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लिए भी गैस महंगी, जो लोकल डोमेस्टिक है उसके लिए भी गैस महंगी का मामला है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो फिर तो महंगाई का एक और तूफान है जो अगला आने वाले वक्त में, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है अब वो भी एकदम से फ़र्क पड़ जाएगा। जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं उनसे हम वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक्सपोर्ट भी बैठ जाएगी और लोकल इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात होंगी। ये बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जब गैस महंगी होगी तो इन्फ्लेशन आएगी। देखिए, आपके घर में इवन जो बेक के होंगे, जो भी चीज आती है वो महंगी होगी। आपका जितनी भी जो होटलिंग है, यहाँ पे खाने, इन्फ्लेशन का एक तूफान तो आएगा। लेकिन इसको बचने के लिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कि एक बड़ा अच्छा डूबल तरीका का है, क्योंकि अभी हो सकता है कल आप एक प्रोग्राम करें सर्कुलर डेट के ऊपर, वो भी देखेंगे। सर्कुलर डेट में मेरा काम ये था कि जो बिजली हमारे पास सरप्लस है हम उसको इस्तेमाल करें हीटिंग के लिए, यानी गैस की स्पेस बिजली से हो, जैसे दुनिया के बहुत अच्छे मुल्कों में है। इवन इस रीजन में कभी भूटान जाए, जब इत्तेफाक हो, तो वहां पे जितनी भी जो कुकिंग है वो इलेक्ट्रिक ओवन से होती है। एसी जो चलते हैं, जाहिर है आपके, मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि पहले हीटर चलते थे, अब हीटर की बजाय इन्वर्टर हैं। तो ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी हैं। ये एक मॉडल बनाया, दिखाया, 3 मिनट डिस्कशन होती थी ओगरा में, फिर मिनिस्ट्री में चला गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मेरा रोना कुछ और है। मेरा रोना ये है कि अभी आपकी बिजली की प्राइस ही कल बढ़ी है। वजह क्यों बढ़ी है कि बहुत सारे आपके पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। 45,000 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं 12,000 मेगावाट। तो देखिए, यहाँ पे एक्सल किसी ने इस्तेमाल कर रही नहीं है। पाकिस्तान में एक बात सुन लीजिए, तो सुन रहे, कोई बंदा भी सिंसियरली जो किसी पोस्ट पे बैठा है वो पाकिस्तानी बल्क नहीं सोचता। ये जो गैस की प्राइस बढ़ रही है, ये तो करेक्ट भी कर सकता है कि देखिए जी महंगे दामों से आ रही है, LNG बाहर कतर से आ रही है, हम उसी हिसाब से बेचेंगे। नई इनोवेशन लाना, नए सोर्स तलाश करना, नई एक्सप्लोरेशन करना। तो जैसे ये मैंने बात की कि जितने भी पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, हम तकरीबन ये हमें $1.5 की भी नहीं पड़ती। मैं आप मेरी बात समझे कि जितने भी घरों के अंदर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करते हैं और वो नेट
से क्या चलिए कहते हैं, अर्शद फिट साहब, हो आपके जाती है कहने सब का कुछ। मकसद ये कि बतौर शहरी हमें भी जिम्मेदारी निभाना होगी कि हम इसी तरह गैस खुला ना छोड़ दें, बिजली खुली चल रही है। असल गवर्नमेंट का काम है ना कि नए रिसोर्सेज पर जो है वो काम किया जाना, तो वो शायद हो नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और फ़लसफ़े के हवाले से बारीकियाँ दिलावेज़ी से बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की आज 155वीं बरसी मनाई जा रही है। गालिब की नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत ऐसी थी कि जो किसी और के हिस्से में ना आई। उन्होंने तहरीर को शोखी का पैराहन भी दिया। गालिब को तो अपनी उर्दू शायरी पर नाज था ही, लेकिन गालिब वो शायर थे जिन पर उर्दू ज़बान हमेशा नाज करती रहेगी। मिर्ज़ा गालिब को मुग़ल दरबार तक रसाई हासिल थी। उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा अनुशे और निज़ाम जंग जैसे खिताब और अलक़ाब से नवाजा गया। मिर्ज़ा गालिब की बरसी के मौके पर उनके एजाज़ सुखन का चर्चा आज भी और आइंदा भी होता ही रहेगा। बिल्कुल, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर आपको दें कि अदाकार अदनान सिद्दीकी के मनफी किरदार पर मबनी मुख्तसर फीचर फिल्म जामन का दरख्त को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब कर लिया गया और ये यकीन हम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फ़ख्र है। और ये जो इसमें कहते हैं ना एक लाइन जो पकड़ी गई है या फिर जो एक रुख दिखाया गया है, उस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर प्रोड्यूसर ने, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सैयद मुराद अली ने ज्वाइन किया है और फिल्म के डायरेक्टर हैं राफे राशिदी साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद मुराद अली जो हैं वो परवीन जो शाकिर है उनके बेटे भी हैं और उनकी पिक्चर मैं अभी देख रही थी, उनके पास मौजूद थी और मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं अपनी मदर की, तो आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आप खैरियत से हैं? फिल्म का कैसा ये रिस्पांस आपका? मैं पहले आपसे राफे, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, अभी हम जो बात कर रहे थे मैं और सहरिश की, ये जामन का दरख्त क्यों है? ये फिल्म का नाम जामन का दरख्त क्यों है? क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें दावत दी अपने शो पे। और टाइटल जो है लिखा है स्क्रिप्ट कंपोजिंग बाय बी गुल, डायलॉग्स। जामन का जो फ्रूट है उसका जो स्टेन होता है वो रह जाता है और वही कंपैरिजन है फिल्म के किरदारों पर कि अपनी चॉइसेस जो हैं अगर आप करते हैं तो वो जिंदगी भर रहती हैं। एंड दैट्स द डेफिनेटिव मीनिंग बिहाइंड जामन का दरख्त, दैट जो समझ सकते हैं हम, एंड दैट्स वेरी डीप। अच्छा, इसमें जो सोशल मैसेज आपने दिया है, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपके जहन में थी जिसको सोच के फिर आपने इस मूवी को बनाया और सोचा कि ऐसी होनी चाहिए, और वो मैसेज आपने किस तरह डिलीवर करने की कोशिश की है? तकरीबन 2.5-3 साल पहले जो था, मैं एक कहानी पे सोच रहा था जो जेंडर वॉर्स पे फोकस करता है, एक मर्द और औरत के बीच में, जो पॉपुलर कल्चर में बहुत कायम है। और बीगुल के साथ एक सिटिंग हुई जहाँ पे हमने कहा कि हम इस कहानी पे काम करें, तो इसीलिए उस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस कभी भी नहीं आया। तो हमने कहानी बनाई और बीगुल की एक्सटेंसिव रिसर्च बहुत ज़रूरी थी, जिसके ऊपर हमने उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि फ़ैशन इंडस्ट्री पे हम लोग एक मौजू को उठाते हैं, और उसी के बाद जो है हमने एक कहानी बनाई और मोस्टली फोकस करता है एक कंक्लूसिव एविडेंस पे, सही क्या मर्द सही है या औरत सही है। लेकिन हमने इस चीज़ का फैसला फिल्म के अंदर नहीं किया है, ये हमने ऑडियंस की तरफ डाल दिया है कि वो फैसला करें। सही। अच्छा, ये मुराद, ये कहानी जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड है और शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेट होने के साथ मी टू की बहुत ज़्यादा बात हुई, कास्टिंग काउच की बहुत ज़्यादा बात हुई, वो कि इस पे पहले माजी में इस तरह से कभी भी बात नहीं हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कहानी इन चीज़ों पर मबनी है और यही चीज़ें इस फिल्म के अंदर मौजूद हैं? जी मुराद, आपको आवाज़ आ रही है? जी
बिल्कुल देखें, ये चीज़ें जो रियलिटी में होती हैं वो उन्हीं की इक्कासी करना चाहते हैं, और फिल्म का मकसद यही होता है कि जो रियलिटी है उसको आप पोर्ट्रेट करें और फिर एक डिस्कशन एक तरह का आप इनॉग्रेट करें और उसके ऊपर बातचीत की जाए। सही। तो मुराद, इस किस्म की कहानी और वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते हुए, शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इस कहानी पे कोई एतराज़ात नहीं उठे उस वक्त कि यार ये क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब जिस इंडस्ट्री की कहानी है उसी इंडस्ट्री वाले ही इस कहानी को पूरा बाकायदा बनाकर, दिखाकर और शानदार तरह से वो लेकर आए हैं, और आपकी फ़िल्म जो कांस तक पहुंची है ये भी बड़ी अचीवमेंट इसी कहानी के पीछे। फिर बिल्कुल, देखिए ना, कभी कभी आपको चुपते हुए टॉपिक के ऊपर ही बात करनी पड़ती है, उनको हटा के नहीं रखना चाहिए, राइट? और इसी वजह से आई थिंक ये जो कांस फेस्टिवल इन्होंने देखा कि ये एक फिल्म मेकर है जिसने एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाया और फिर उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर फिल्म बनाई, तो इसीलिए उनको पसंद भी आया और उन्होंने हमारी मूवी को सेलेक्ट भी किया। सही। अच्छा, मैं राफे आपकी तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितना टाइम लगा इसकी रिकॉर्डिंग में, और फिर कास्ट आपने किस तरह चूज़ की, ज़रा आप इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये इस प्रोसेस को तकरीबन 2, 2.5, 3 साल हो चुके हैं। मेरा सीरियल था बादशाह बेगम, उससे पहले बीगुल के साथ हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। और ये 3 साल की डेवलपमेंट है, और हमने इसको शूट किया था पिछले साल 2022 में, और हमने जो है हमने जो है इसको अभी ही रिलीज किया है फेस्टिवल्स के लिए। तो ये बस 2023 के अंदर, तो रिसेंट ही है और प्रोसेस चल रहा है। लेकिन एक बात मेंशन करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर एक स्ट्राइक चल रही थी, राइटर स्ट्राइक की और एक्टर स्ट्राइक की, तो हम कुछ रुक गए थे। फिर हमने फैसला किया कि हम उसको तब सबमिट करें जब ये जो इशू था ये ढल जाए, और उसके बाद हमने ये आगाज किया, और उसके बाद जो है ये बस हमने इसमें अदनान सिद्दीकी को देखा है, बड़े वो मेन कैरेक्टर में इसमें नज़र आ रहे हैं, उनको ही कास्ट करने की वजह क्या थी? इसके अलावा दीगर कास्ट के बारे में बताइएगा। एक नौजवान और भी हैं जो बिल्कुल नया फेस लग रहे हैं मुझे। तो अदनान सिद्दीकी एक इंतहाई आला शख्सियत है। खुशी इस बात की हुई कि उनको स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने कबूल किया इसको। बाकी किरदार जो इस कहानी के अंदर हैं, उसके अंदर समन अंसारी हैं, फौजी अमान हमारी सुपर मॉडल है, माह ताहिरानी जो हैं वो हमारी अवार्ड विनिंग फैशन मॉडल है, योगेश्वर करेरा हैं, आहा तौकीर हैं, ये नापा के बच्चे हैं, वी हैव नौशीन शेख एज वेल एंड रमेशा नवल। तो ये सारे मेरिट पे हमने बाकायदा ऑडिशंस के थ्रू कंडक्ट किए थे जिनको लिया गया था, और अदनान भाई का इन्वॉल्व होना एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस फिल्म का हिस्सा है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा राफे कि ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में अब वहाँ पर सेलेक्ट हो गई, वहाँ जाना, ये इसके मौजू के एतबार से आप समझते हैं कि ये वजह वहाँ पर बनी है, या ये हमेशा ये बात भी बहुत ज़्यादा होती है एक स्कूल ऑफ थॉट की जानिब से कि पाकिस्तान के हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें बन जाएं तो वो वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में आती हैं, बाकी हमारी फिल्म में नहीं आती? ये भी एक पैरेलल तनकीद रही है। नहीं, देखिए, मैं प्रोपेगेंडा फिल्म में बिलीव नहीं करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, ये एक मौजू है, ये एक इशू है जो हाईलाइट करता है जेंडर वॉर्स को। हमने मेरिट पे अपनी फिल्म को सबमिट किया है कि इशू क्या है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म जो है वो किस तरह एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि मोस्टली जो है वो नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमारा मौजू नेगेटिविटी भी नहीं है, हमारा मौजू है इशू पे, मर्द और औरत के दरमियान। तो जब हमने लिखा था तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये कोई चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। हमने कहा था कि यार एक इशू के बारे में बात करते हैं जो कल्चर को हाईलाइट करता है, उसके ऊपर हम डिस्कोर्स पैदा करें, हम कॉन्वर्सेशन पैदा करें। सो दिस इज इन नो वे व्हाटसोएवर एन आइडिया टू पुट एनीथिंग डाउन। दिस इज अ कंप्लीट कोरिलेशन ऑफ द आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एंड दैट्स द फोकस। सही। अच्छा, मुराद भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। मुराद, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? दूसरा, कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका ये फीचर फिल्म जो है ये नॉमिनेट हो जाएगी कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए?
कुछ अपने एहसासात जज्बात उनसे हमें आगाह करें ना। देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। और जब मुझे पता चला कि ये फिल्म खान्स में सेलेक्ट हो गई है तो मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि पाकिस्तान का नाम और रोशन होता है। और मैं चाहता हूँ, मैं हूँ तो कैनेडा में, एक बार एट द एंड ऑफ द डे मैं मुहब्बे वतन हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी मुल्क के लिए कुछ करूँ। तो अगर किसी तरीके से मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाऊं और ऊंचा करूं, दैट वुड बी ग्रेट। ड्यूरिंग शूट कोई ऐसा वाकया मुराद जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। कौन सा? सॉरी? ड्यूरिंग शूट कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। मैं शूट के लिए पाकिस्तान में तो नहीं था, मगर राफी की तरफ से मुझे काफ़ी स्टोरियां मिली थी कि हमारे जो स्टार्स हैं और हमारे जो क्रू वाले हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल और वो हमेशा they give good appearances and good quality work. तो I don't think कि कोई और वजह नहीं होनी चाहिए कि हमारी फिल्में और आगे बढ़े और दुनिया में मशहूर। अच्छा मुराद, फिल्म के प्रोडक्शन में यानी कि फिल्म प्रोड्यूस करने में क्यों आपका कुछ शौक है? कोई आप फिल्म पढ़ रहे थे या क्या वजह है कि आप फिल्म प्रोडक्शन में आए हैं? वजह क्या है? I think देखिए मेरी अम्मी को शायरी का बड़ा शौक था। बहुत बड़ी renowned poet। तो I think ये जो आर्ट्स है ये I guess it's part of my family legacy। तो वो various topics को शेर और गज़ल के तौर पे बयान करती थी। I don't have that talent। तो मैं मूवी के तौर पे various emotions और stories बयान करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ। So that is my motivation। अच्छा क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ अगर इजाजत हो? जी। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुराद के साथ मेरी रिलेशनशिप बचपन से रही है, क्योंकि मेरी वालदा महताब राशिदी एंड मुराद वालदा परवीन शाकिर were the best of friends in their livelihood, and that's what's connected us together। एंड खुशी होती है कि हम दोनों भी आज कनेक्टेड हैं और इस मौके पे है कि हम पाकिस्तानी फिल्म्स को इस लेवल पे लेके आए, तो इट्स एन अचीवमेंट रिगार्डलेस। राफे, मैं इंतहाई माजरत आपसे कि जो है मेरी कम इल्मी है कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मोहतरमा महताब राशिदी के साहबजादे हैं। वो तो ख़ुद बहुत बड़ा पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, और जहाँ हम बैठे मैं और सहरिश यानी कि बीइंग ए एंकर, होस्ट, कंपेयर, वो उनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट है। तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं, मुझे नहीं मालूम था कि क्योंकि मुराद के बारे में तो हमें बताया गया आपके और आप दोनों, फिर तो कनेक्टिविटी आपकी बचपन से वाकई बनती है। अच्छा मैं वैसे एक चीज़ और भी सोच रही थी, चूँकि मुराद आपकी मदर सिंगल मॉम थी और जाहिर है आपने बचपन में देखा होगा कि बतौर सिंगल मॉम कितना एफर्ट करना पड़ता है खातून को अपनी ज़िंदगी में। तो क्या एक वजह ये भी है कि ख़वातीन से रिलेटेड इशूज़ को हाईलाइट किया जाए कि आप इस पर काम करते रहेंगे? कुछ ऐसी सोच है आपके जहन में? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। और उस वक्त तो मैं कमसिन था तो मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने उनकी शायरी पढ़ी और उनकी कहानियों के बारे में पता चला कि तो यस एब्सोल्युटली आई वांट टू एक्सप्रेस दैट पोर्शन ऑफ द फेमिनिज्म एज वेल एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू डू दैट। सही। और इसमें राफे आपके भी, बल्कि हम तो हमेशा से फ़ख्र से ये बताते होते हैं कि यार पाकिस्तान टेलीविज़न में अगर सबसे ताकतवर शख्स उस वक्त ज़िया-उल हक के सामने, उनके ऑर्डर के सामने को खड़ा हुआ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महताब अकबर राशिदी साहिबा थी। इस बात पे तो आपको भी फ़ख्र है कि ख़वातीन के हवाले से जो चीज़ें, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको घर से बचपन से मिला है वो भी फिर इस फिल्म में हमें नज़र आएगा। देखिए आपके सामने दो ऐसे इंडिविजुअल्स खड़े हैं हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। सो ऑब्वियसली जो मैसेज है वो इस फिल्म के अंदर बहुत कायम है, ग्रूमिंग ऐसी है तो ऑडियंस भी मायूस नहीं होगी। और हमारी ये कोशिश है कि हम मैसेज पहुंचाएं कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट व्हाटसोएवर, और ये ख़ानदानी तरबियत है। और हम खुश हैं कि इस बात पे कि जो गाइडेंस या तरबियत मिली है हम उसको अपनी फिल्म फेस्टिवल में भी कैटेगराइज करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा राफे, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट पे 2-3 साल पहले से आपने काम तो खैर शुरू कर दिया था और उसके बाद अब ये ज़ाहिर है अब नॉमिनेट भी माशाल्लाह से हो गई है। इतना वक्त क्यों लग गया? अगर 2-3 साल पहले आपने शुरू किया तो फिर तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी इस तरह। उसकी वजह ये है कि बीच में मेरा सीरियल आ गया था बादशाह बेगम,
तो एक टाइम पे एक बंदा एक ही काम कर सकता है, और जब आप फिल्म के लेवल पे काम करते हैं तो आपको तसल्ली के साथ, तहम्मुम के साथ काम करना पड़ता है। और जो अच्छी बात यह है कि जब मैंने इस पे काम शुरू किया तो मुराद का जब इंटरेस्ट आया तो मुझे इस बात की कि मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का यार, और स्पेशली समवन हु माय मदर वाज कनेक्टेड टू इन हर यंगर इयर्स, वाज अ great thing. So the timing was perfect in that aspect, and he came on board as an executive producer, which was a blessing in disguise for us. तो सिर्फ प्रोडक्शन का चक्कर था। और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाए तो एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, और कोई वजूहत नहीं है। That's it. नहीं, ये तो खैर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक वक्त में एक ही काम होना लेकिन चाहिए। एक चीज़ जो है वो राफे, पाकिस्तान में ऐसी फिल्म्स बहुत कम बनती हैं जिस तरह से आपने जिन मौजूआत पे फिल्म बनाई। फिर पाकिस्तान की इस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री में उस तरह का रश नहीं हम देख रहे हैं, फिल्म आज भी उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रही। बैक टू बैक हमने 3-4 बड़े मौजूआत पे फिल्में देखी, लेकिन वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाई। तो ये नहीं आप ये सोचते कि पाकिस्तान में इस वक्त सिनेमा बीन भी उस तरह नहीं आ रहे हैं, और फिल्म जो है वो, और ऐसे हसास मौजूआत पे फिल्में, तो हमें मसाला फिल्म ज़्यादा हमने माजी में भी देखा है वो चल रही होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है बीइंग ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। देखिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बिकॉज हमारी इंडस्ट्री उरूज पे थी, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, मौजूआत हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। और एज ए यंग फिल्म मेकर लाइक माई सेल्फ एंड मुराद, हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को वापस रिवाइव करें। लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम उन इश्यूज़ पे बात करें जो पाकिस्तानी सिनेमा में एक्सेप्ट हों, क्योंकि हम लोग, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कमर्शलाइज्ड बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स को जो है उसको हाईलाइट किया जाए और उसको दिखाया जाए कि हमारी अपनी कहानियाँ कौन सी हैं, और जब तक हमारी अपनी कहानियाँ एक्सेप्ट नहीं होंगी तब तक हमें फुल सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा मुराद, मुझे आप बताइएगा, आप क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को, ये जो जामन का दरख्त है ये पाकिस्तानी कब, कहाँ, कैसे देख सकते हैं? अभी तो हम इसको इंशाल्लाह अगर हम सेलेक्ट हो जाएं तो हम खान्स में ही उसकी वर्ल्ड प्रीमियर करेंगे, और फिर देन वी विल फिगर आउट कि इसको किस तरह लाया जाए। Because we also have another movie in the works, उसका नाम दीमक है, it's a horror movie। उसमें समीना पीरज़ादा हैं, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, जावेद शेख, बुशरा अंसारी। तो I want to make sure कि ये मूवी हम पहले रिलीज करें, उसके बाद फिर दीमक को भी रिलीज करें, so everything has to tie in together। अभी आपके दीमक में समीना पीरज़ादा और बुशरा अंसारी भी, आप उनको लगे ना, समीना पीरज़ादा फिल्म, समीना पीरज़ादा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, जावेद शेख, यानी सब बहुत अच्छी कास्ट है इस मूवी की जो आप बता रहे हैं। मैं वो ये देख रहा हूँ कि जो फिल्म के लोग थे उनको फिल्म में वापस ले आए हैं। राफे, तो क्या वो फिल्म भी आप डायरेक्ट कर रहे हैं, दीमक? जी, वो डायरेक्ट हो चुकी है। अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन में है। अच्छा। ये मुराद ने सरप्राइज ब्रेक कर दी है फर्स्ट एवर आपके चैनल पे, तो मुझे खुशी हो रही है। मेरे लिए तो हैरानी भी हो रही है राफे के समीना पीरज़ादा को आप फिल्म में वापस ले आए हैं, फैसल कुरैशी को आप फिल्म में ले आए हैं, और बुशरा अंसारी को फिल्म की तरफ आप लाएं। ये थोड़ा सा, क्योंकि समीना पीरज़ादा ने बड़ी 80s में बहुत सी फिल्में की हैं, पंजाबी भी, उर्दू भी। फैसल कुरैशी 90s में बहुत फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद तो ये टीवी के होके रह गए। तो राफी, ये चल तो कर दिया है मुराद ने, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बताएं ना कि ये क्या सीन है। देखें, वंस अगेन द क्रेडिट गोज टू मुराद। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हमने डिस्कस किया था। इसको लिखा है आयशा मुजफ्फर ने, जो एक नॉवल पब्लिशर हैं, जिन्होंने जिन्निस्तान, बाबीज ऑफ लाहौर लिखी है, अब्बूज जिन्स लिखी है, और ये एक बाकायदा सच्ची कहानी पे हमने बनाई थी, इंटरप्रेट की। एक्सपायर होने वाला है 30 सेकंड्स। और बेसिकली हमने जो है इसको तकरीबन नवंबर में शूट किया है, दिसंबर में। और जिस तरह मुराद ने बताया कि समीना पीरज़ादा जी, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जावेद शेख साहब, बुशरा अंसारी, वेटरन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। डायरेक्ट मैंने किया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 2024 में रिलीज करें पाकिस्तान और इंटरनेशनल सिनेमाज में। मुराद उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। मुझे खुशी है कि हम एक अलग वेंचर, अलग जॉनरा इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में। एंड मुराद, इफ़ यू अलाउ मी टू, हमारे पास इसके अंदर ठीक ठाक VFX का काम हो रहा है,
जिन्स का कॉन्सेप्ट है, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। चले जी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपकी बात हॉरर फिल्म को हाँ तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपको राफे, बहुत शुक्रिया आपका भी, मुराद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारी दुआएं आपके साथ है। बेस्ट विशेस, अल्लाह करे कि आपकी ये मूवी भी जब पाकिस्तान में रिलीज़ हो तो इसको ज़बरदस्त पजीराई मिले, और उसके बाद दीमक को भी। बिल्कुल। और मुदस्सिर इकबाल और साहिर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।